नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि किस तरह से लेखक बहादुर को अपने घर लेकर आते हैं और किस तरह से निर्मला उसे व्यवहारिक ज्ञान देती है और पड़ोस के बच्चे बहादुर को देखने के लिए बड़े ही उत्सुकतापूर्वक आते हैं, उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। फिर लेखक ने बताया कि किस तरह से बहादुर अपने काम के प्रति सजग होता है। जब भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, जब दवाई का समय होता है निर्मला को देने के लिए, वह किस तरह से काम को छोड़कर और भालू की तरह दौड़ते हुए जाता है और उसको दवाई देता है समय समय पर, और किस तरह से बिना पकड़े हुए पेड़ की डाल पर चढ़ता है, दातून तोड़ कर लाता है, और तमाम तरह की बातें जो कि अब तक आपने जानी बहादुर के बारे में। और बड़े ही ढंग से लेखक ने इस चीज़ को दर्शाया है अब तक। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से बहादुर के चरित्र को लेखक आगे दर्शा रहे हैं। तो इसके लिए अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आगे लेखक कहते हैं, यह लेखक का अब कथन है, जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। जब लेखक शाम को आते थे घर, तो घर के जितने भी सदस्य थे वो सब आते थे और जिन्होंने जो भी महसूस किया, जो देखा, जो सुने, वो सब आकर उसको बताते थे। बाद में वह भी आता था। वह का अर्थ क्या? बहादुर भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। यानी वह जैसे ही लेखक आते थे घर पर, तो घर के तमाम सदस्य तो आते ही थे, अपने अनुभव साझा करते थे, अनुभव बताते थे। उसके बाद वह भी आता था, यानी बहादुर भी आता था। वह सिर झुका लेता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। बहादुर, अब आप समझ गए कि यह बहादुर के लिए उन्होंने कहा है, अर्थात लेखक ने कहा। वह किसी भी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता था। यानी इतनी मामूली घटना है वो, पर वह बहादुर अपने अंदाज कहने का मतलब वह उसका जो स्वाभाविक अंदाज है, वो जो स्वभाव है, वह उस तरह से आता था और उस घटना की रिपोर्ट देता था जो कि बहुत ही मामूली थी। अब वो मामूली कैसे, वो अब आप जानिए। अब बहादुर कहता था, बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था। अब देखिए अंदाज, बहादुर के अंदाज को किस तरह से लेखक दिखा रहे हैं कि यह उसका स्वभाव है, इस तरह से वह बोलता है और यह मामूली सी बात को वह भी रिपोर्ट की तरह करता है, रिपोर्ट की तरह लेकर आता है। क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य भी कुछ ना कुछ साझा कर रहे हैं अपने दिनचर्या से, जो उन्होंने अनुभव किया है। तो बहादुर समझता है कि जो उसने महसूस किया, जो उसने देखा है, वह भी बाबूजी के साथ शेयर करेगा। और वह मामूली सी घटना को सुना रहा है कि बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। अब देखिए, ये छोटी सी बात है कि आपके यहाँ भी कोई हो सकता है आपके मित्र या कोई आए, मिले, आपसे मिलते हैं और फिर वह चले जाते हैं, या हो सकता है आप किसी काम से बाहर जाएं या सिनेमा ही देखने जाए। तो ये एक छोटी सी बात होती है, लेकिन यह बहादुर के लिए एक बड़ी बात है और वह रिपोर्ट की तरह आकर सुनाता है। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। अब यह कहने के बाद वह इस तरह से हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार। गोया शब्द का अर्थ होता है जैसे बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो, और वह हंसने लगता था। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। यानी बहादुर की मुस्कुराहट ही कुछ ऐसी थी कि लेखक चाहते थे कि वह हंसे, वह मुस्कुराए, और इसलिए वह उसको ना देखकर वो दूसरी ओर देखने लगते थे। क्यों? क्योंकि जब लेखक बहादुर को देखते थे तो वह सिर झुका लेता था और सिर झुकाकर मुस्कुराता था। पर जब लेखक दूसरी ओर देखते तो बहादुर बोलता था और साथ ही साथ खूब हंसता भी था, क्योंकि वह हंसना उसका स्वभाव ही था, यह उसके स्वभाव में शामिल था, वह हंसमुख था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? निर्मला यह पूछती थी कभी कभी। बहादुर कहता था, नहीं। निर्मला पूछी, क्यों? अब बहादुर कहता है कि वह मारता क्यों था? अब बहादुर को देखिए कि वह कितने बचपनेपन
यानी जो उसका बचपना है उसके साथ कहता है वह मारता क्यों था। इतना कहकर वह खूब हंसता था और जैसे मार खाना खुशी की बात हो। वो कहता था मारता क्यों था, और वो फिर हंसने लगता था जैसे मार खाना उसके लिए खुशी की बात हो। अब निर्मला कहती है तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो। निर्मला कह रही है कि जब वो मारता था तुम्हें याद नहीं आती है तो फिर अपना पैसा माँ को भेजने के लिए क्यों कहते हो। तो बहादुर बहुत ही प्यारा सा उत्तर देता है। अब देखिए वो क्या कहता है, इसमें थोड़ी सी समझदारी झलक रही है बहादुर की। देखिए वो कहता क्या है। बहादुर कहता है माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और भी हंसता था, और यह कहकर और भी हंसता था। देखिए वह अपने आप में एक बड़ी बात कह रहा है ना। एक समझदारी प्रतीत हो रही है कि जिस तरह से वह बचपनापन है उसमें अभी भी, और वह छोटा बच्चा है पर फिर भी वो बहुत बड़ी बात कह रहा है, और कहने के बाद फिर वह हंसने लगता था, जो कि उसकी प्रवृत्ति है। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। फटी पुरानी दरी यानी पुरानी दरी जो सामान्य रूप से आप अपने फर्श पर बिछाते हैं किसी न किसी प्रयोग के लिए। फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बांस खट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बांस खट कहा जाता है कि बांस की जो बनी हुई चारपाई होती है उससे बांस खट कहा जाता है। बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। अब वह उस पर अपने बिस्तर पर लेट जाता था, फिर अपने जेब से निकालता था एक कपड़े की टोपी और वह पहनता था, और वो टोपी ऐसी थी कि जो बाईं ओर झुकी रहती थी। अब देखिए आगे किस तरह से लेखक ने एक बच्चे के प्रवृत्ति को बतला रहे हैं कि बच्चा है तो वह किस तरह से अपना जीवन यापन करता है। यानी बचपनेपन में एक बच्चा किस तरह से अपने समय गुजारता है, जिन चीज़ों में उसकी रुचि होती है उन चीज़ों को वह कैसे संभालता है, वह कैसे अपने साथ रखता है। खैर, टोपी के बारे में अब आप जान लिए कि वह एक ऐसी टोपी पहनता था जो बाईं ओर से झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। एक छोटा सा आईना वो रखता था बहादुर अपने जेब में, वो निकालता था और बंदर की तरह उस आईने को देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें आदि आदि। यानी यहाँ पे लेखक यह बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चों का जिन चीज़ों में रुचि होती है, बच्चे जिस चीज़ को पसंद करते हैं तो वो चाहते हैं कि वह चीज़ हमेशा उसके साथ रहे, और इसलिए वह क्या करता है, वह अपने जेब में रखता है और जहाँ भी जाता है वह उन चीज़ों को अपने साथ ले जाता है, निकालता है, देखता है और उसे खुशी मिलती है। उसे लगता है कि वह उसको जो पसंद है वह हमेशा उसके साथ है और वह खुश होता है। इसलिए वह इन तमाम चीज़ों को अपने साथ अपने जेब में रखता था, और जब वह अपने बिस्तर पर जाता था तो अपने बिस्तर पर वह सजा लेता था और वह देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता था। कुछ देर बाद, अर्थात कुछ देर बाद उन चीज़ों के साथ वह खेलने लगता था। ठीक, उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे। वह पहाड़ से था, वह जिस क्षेत्र से था वो पहाड़ी इलाकों से, वहाँ के वह गाने गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, लेखक कह रहे हैं, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, क्योंकि वह गुनगुनाता था, जोर से बोलता नहीं था, गुनगुनाता था। जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। अब वो ऐसे गुनगुनाता था कि लगता था जैसे किसी पहाड़ के निर्जनता अर्थात सूनेपन में, पहाड़ के सूनेपन में जहाँ सुनसान हो, कोई भी आवाज़ नहीं आती रहती है, उसके सूनेपन में कोई किसी अपने साथी को बुला रहा हो, इस तरह से वो बोलता था।
इस तरह से वो गुनगुनाता था। खैर, दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। अब बहादुर आ गया था तो दिन मज़े में बीतने लगे थे। अब मौसम में हुआ बदलाव। अब आ गया सीज़न बरसात का। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगता था। ये लेखक कह रहे हैं, बहादुर को पाकर सभी बहुत खुश थे, तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन अर्थात बड़ा होने का भाव, वह किसी भी रूप में हो सकता था। बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब ये लेखक कह रहे हैं कि उन्हें अपने संबंधियों के बड़प्पन और शान बान पर बड़ा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगता था। अब देखिए, स्थिति ऐसी आ गई है कि एक बहादुर के आ जाने से सबका मनोभाव लगभग बदल गया है। सबके स्वभाव में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। लेखक के स्वभाव में क्या परिवर्तन है कि वह अब मोहल्ले के लोगों को पहले से भी ज़्यादा तुच्छ समझने लगे हैं। क्यों? तुच्छ कहने का अर्थ कि अब उनके बातों को नहीं ध्यान देते हैं। तुच्छ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जिसे आप तुच्छ व्यक्ति कहते हैं, कहने का अर्थ है कि आप उन व्यक्तियों के बात को ज़्यादा मद्देनज़र नहीं रखते हैं। आप तवज्जो नहीं देते, उनके बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसी ही स्थिति आ गई थी लेखक के साथ में। अब लेखक कहते हैं कि मैं किसी से सीधे मुंह बात न करता। अब अपने में ही अब चूर होने लगे थे, तो अब कैसे किसी से बात करते। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। अब दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर भी डांट डपट देते थे। लेखक इतने चूर थे, बहादुर को पाकर सभी काफ़ी प्रसन्न थे। कुछ यही बतलाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक यहाँ पर। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। अब देखिए, यहाँ पर आखिर लेखक बता ही रहे हैं कि पड़ोसियों को सुना रहे हैं अब कि जिसके पास कलेजा होता है वही आजकल नौकर रख सकता है। सबके बस की बात नहीं है, तुच्छ लोग नहीं रख सकते हैं। जो तुच्छ प्रवृत्ति के लोग हैं वो बस यूं ही बात फेंकते हैं, छोड़ते हैं, पर वो वास्तव में कुछ कर नहीं सकते हैं। और इस मंसूबा से, इस मानसिकता के साथ वह अपने पड़ोसियों को सुनाते थे। घर के सवांग की तरह रखता है। अब लेखक कह रहे हैं कि वह बहादुर को घर के सवांग की तरह रखते हैं। वह घर में सवांग की तरह रहता है। अब सवांग कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है? सवांग शब्द को जब आप संधि करेंगे, जब तोड़ेंगे तो समझ में आएगा। सवांग स्व अंग, यानी स्वयं का अंग। वह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, आपके घर का सदस्य है। और बहादुर अब उनके सवांग की तरह रहता है उस घर में, यानी अब वह उनके परिवार के सदस्य की तरह रखता है। बहुत अच्छा शब्द है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस शब्द से परिचित होंगे, या अगर नहीं भी परिचित हैं तो अब आप परिचित हो चुके हैं और आप अपने बातचीत में इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिस वीडियो में मैंने शब्दों को जो महत्वपूर्ण शब्द हैं कहानी से उनको मैंने लिए हैं, और उस वीडियो में मैंने केवल शब्दों को ही लिया है। उसमें भी मैंने बताया था कि सवांग शब्द का गलती से लोग उच्चारण समांग करते हैं। समांग जो कि गलत है, ये सवांग है अर्थात स्व अंग, जैसा कि मैंने कह दिया है, बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए हैं। और अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। अब वो तो पहले ही दे दी थी, सूचना दे चुकी थी। अब निर्मला क्या कहती है कि आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। अब दोनों बातें कह रही हैं कि आधी तनख्वाह, वो अपने बड़प्पन को दर्शा रही है निर्मला कि आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रहा है, नौकर पर ही तनख्वाह खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। अब भाई कमा रहे हैं तो किसके लिए कमाएंगे, नौकर रख रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उस पर बड़प्पन दिखा रहे हैं। ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से नौकर ज़रूर लाऊंगा,
और वही हुआ। अब ये कहने का अर्थ निर्मला कह रही है अपने पति के बारे में, अर्थात लेखक के बारे में, कि उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे लिए मैं दुनिया के किसी कोने से नौकर अवश्य लाऊंगा, और वही हुआ। अब देखिए, अब लेखक और उनकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न हैं, परिवार के सभी सदस्य उसको लेकर बड़े ही प्रसन्न हैं। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था, यानी बिना किसी शक के बहादुर की वजह से सबको बहुत ही आराम मिल रहा था, क्योंकि सबके लगभग सारे काम बहादुर ही कर रहा था और सबको बहुत ही आराम मिल रहा था, इसलिए सभी बड़े ही प्रसन्न थे।